कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, कोलकाता एंड जयपुर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खंबा गढ़ी। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। ये प्रेयर्स आपने सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी, करी भी होंगी। ऐसे ऐसे सर हिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? जब हम ये प्रेयर करते हैं, जब हम ये प्रार्थना करते हैं, तो हम भगवान से क्या मांगते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे शारदे मां, ज्ञान की वृद्धि हो और अज्ञानता हमारे जीवन से, जिंदगी से दूर होती जाए। आज जब मैं ये देख रहा हूं कि ज्ञान के मंदिर, और साथ ही साथ में सिर्फ हमारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आए हैं, तो दिल गदगद है। एक बार तालियां आप सभी के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। कमान, एक बार जोरदार। तो जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? प्रश्न आएंगे और हमें उनका उत्तर देना होगा। सालों से चलता हुआ यह कार्यक्रम सिर्फ हमें रोचक जानकारियां ही नहीं देता है, हमें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करता है, बल्कि बहुत जगहों पे देखा गया है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो भी प्रश्नोत्तरी आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो आने वाली है क्वेश्चनों की बहार, यानी सवालों की बहार। तो किस चीज़ का है इंतजार? चलिए चलते हैं। जैसे ही आंसर आएंगे, जब आंसर आएंगे तो मिलेगा सबको पुरस्कार। एकदम से मैंने शायरी बना दी। इस शायरी के लिए तालियां बजाओ भाई, इतनी बढ़िया शायरी एकदम से बनी है। हाँ, खुद के लिए तालियां बोली तो बज रही थी, मैंने शायरी बनाई तो मतलब है। चलिए, तो तैयार हैं आप लोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए? शुरुआत की जाए, सवाल पूछा जाए। आवाज मुझे यस की नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आई। क्या हम तैयार हैं? जोश ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बस यस सर का पूरा गूंजामा ही हो जाए। तो चलिए चलते हैं और मेरे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे बताना है कि मेक इन इंडिया, बहुत सुना होगा आपने, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बहुत सुना होगा आपने। आपको मुझे बताना है कि ये मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया और ये किस वर्ष में शुरू किया गया। दोनों ही आपको मुझे बताने किस प्रधानमंत्री के द्वारा ये शुरुआत हुई इस मेक इन इंडिया की और किस वर्ष में ये शुरू हुआ। हाँ, तो ये हाथ खड़ा करके ऐसे हो रहे हैं कि पता नहीं मेरे पास आ जाए तो। पीछे से आता हूं मैं जी। हाथ नीचे कर सकते हैं आप। नरेंद्र मोदी 2014। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और 2014। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। इनका आंसर, और कोई आंसर देना चाहता है या आपको लगता है सही आंसर ये? सही है। तो अपना नाम एक बार बताएंगे, क्या नाम है आपका? रोहित नटवाड़िया। रोहित नटवाड़िया। तो रोहित जी के लिए तालियां एक बार जोरदार वाली लीजिए। अच्छा रोहित, इतने सीरियस क्यों? नरेंद्र मोदी जी 2014, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, और 2014 में, और क्या मतलब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ने तो जिंदगी ही बदल के रख दी है। ये सिर्फ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये विदेशी निवेशकों को भारत की तरफ आकर्षित करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ में यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में देश का नाम दुनिया में रोशन करें, इसके लिए ये स्कीम या ये कॉन्सेप्ट
हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए 2014 में? बिल्कुल सही जवाब है। तालियां जोरों से होनी चाहिए इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह सवाल जुड़ा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा भारत बंधा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमारी राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं। आपको मुझे ये बताना है कि हम पहला संविधान दिवस हमने किस वर्ष में मनाया था? पहला संविधान दिवस हमने किस वर्ष में मनाया था? संविधान दिवस मनाया गया और वो किस वर्ष में मनाया गया? मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, अगर, क्योंकि हाथ खड़े नहीं हुए हैं, अगर कोई भी गलती से सोच रहा है कि 26 जनवरी है तो 26 जनवरी को नहीं मनाया गया था, 26 नवंबर को बनाया गया था और उस वर्ष से 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। लेकिन वर्ष आपको मुझे बताना है। यहां से हाथ पहले खड़ा हुआ था, यहां मैं आऊंगा। जी मैम। 26 नवंबर को 2015 में। 14 या 15? नहीं, 15। पक्का? पक्का। नाम बताएं अपना। सुनीता मेहरा। सुनीता जी, कितनी कंफर्म है आप? 100%, 90? 100%। स्माइल के साथ में बोला 100% कंफर्म है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए सुनीता जी के लिए, क्या बात है। अच्छा, कंफ्यूज थे? पहले हाथ थोड़े कम खड़े हुए, फिर थोड़े थोड़े हल्के हल्के हाथ खड़े हुए, फिर इधर वाले को देखा, इधर वाले को देखा, सही है, फिर एक दो और हाथ खड़े हुए। ऐसा टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क से ही आगे जिंदगी सफल होती है। भाई एक बार तालियां जोरदार हो जाए सुनीता जी के लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जो बड़ा ही अमेजिंग सवाल है क्योंकि आ रहा है खेलों की दुनिया से। खेल कितने लोगों को पसंद है यहाँ पे? कौन सा खेल? ये देखो एकदम खड़ाक से आवाज। अच्छा, खेल क्रिकेट भी पसंद होगा। ओलंपिक्स में किन लोगों की रुचि रहती है? हाथ देखिए, आप देख रहे हो ना ऊपर वाले, और थोड़ा सा कम खड़े हुए लेकिन पसंद हैं। डॉक्टर साहब को पसंद हैं, दिलीप को पसंद हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए। मेरा सवाल क्रिकेट से नहीं आ रहा है, ओलंपिक से आ रहा है। क्रिकेट से भी मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि आप इंटरेस्ट मुझे दिखाया है बहुत क्रिकेट में, तो देखते हैं कितना आपको आता है। लेकिन उससे पहले चलते हैं ओलंपिक की तरफ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जो 2024 में ऑर्गेनाइज करे गए, आपको मुझे बताना है कि किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप ये भी बता देंगे कि वो देश ने कितने पदक जीते। आप मुझे टोटल नंबर बता दीजिए, आप मुझे चाहे टोटल नंबर बता दीजिए, सिर्फ टोटल नंबर बता दीजिए। आपको ये नहीं बताना कितने स्वर्ण थे, कितने कांसे थे, कितने रजत थे, बस टोटल नंबर। आगे से मैं ले चुका हूं, इसलिए मैं पीछे बीच में आता हूं, मैं आपके पास आता हूं मैं। जी 90। देश कौन सा है? अमेरिका। नाम क्या है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। और कोई बताना चाहता है? जवाब सही है इनका? सही है। तैयारी पूरे करके आए हैं सारे। जोरदार तालियां हो जाए अभिषेक के लिए, जोरदार तालियां। जब आप बता ही चुके हैं, आपने टोटल पदक भी बता दिए हैं, तो बस मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ग्रीष्मकालीन यानी समर्स की जब हम बात करते हैं तो ओलंपिक खेलों का 2024 में आयोजन किया गया, जिसमें यह बात सही है कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, 90 इन टोटल। जो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है। मैं बताना चाहता हूं उनमें से 33 यानी 33 स्वर्ण थे, 41 यानी कि 43 कांसे थे, और सॉरी रजत थे, माफी चाहता हूं, रजत थे। और कहां से कितने थे? 16। अरे क्या बात है भैया, फिर बोलते ओलंपिक्स में आपकी रुचि नहीं है, क्या बात है। अब मैं अगला सवाल लूं, उससे पहले मैं आपको किसी से रूबरू करना चाहता हूं। जब अमेरिका का ही सवाल आया तो अमेरिका से भी हमारे बीच में आज कोई आया हुआ है, तो एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं दिलीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दिलीप प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज कम ऑन स्टेज दिलीप। Dilip, welcome to India, welcome to Prashnotri. Your roots are from India and you are now settled in America. I think you keep coming to India, or is it your first time traveling to India? I've been coming to India since about last 50 years. Oh, Every few years we come here. I've been coming to Jaipur
I think this is my 7th or 8th trip, and I'm coming to Jaipur just to do volunteer work. वाओ, I'm retired now, and I do volunteer work at some of the schools that are in Malviya Nagar that Hasmikhi is running, and I just help out whatever I can when I come here. वाओ, दैट्स अ वेरी नोबल कॉज. सो इन्होंने बताया कि यहाँ पर समाज सेवा के लिए वॉलंटियर वर्क करने के लिए आते हैं. What differences in general do you see? Like, India is also developing, fastest developing economy in the world. How do you see that? Being an Indian, staying in America, coming back to India and enjoying that? Well, there is a lot of difference. The first difference I noticed is at the airport in Mumbai in 2015. New terminal buildings, perfectly cleaned. You feel like you are somewhere in a European airport. Wow. Our USA airports are sort of degrading because they are 40, 50 years old. They do keep on remodeling them, but these are brand new, starting from scratch. So they have learned a lot from other airports and built new ones. The one in Delhi also is beautiful. ताले बजा, हमारे एयरपोर्ट की तारीफें हो रही हैं. Now I'll speak in Hindi if you permit. मेरा आखिरी सवाल जो आपसे है, you understand this much? This much, yes. This much, कि आप हमारी ऑडियंस को और हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? The main message should be, or will be, from my point of view, is get a good education. Without education, you cannot do a lot of things. Education is a stepping stone for a successful career, whether it be business, medical, engineering, whatever you do. Engineering colleges or whatever called agriculture, whatever. Education will put you anywhere. No matter what you study, whether you study engineering or agriculture, you might end up somewhere else doing investment banking or banking, something. But education should be the foundation of anything. Wow. Without that, you can't go anywhere. Thank That's you why so I much. come here to help these children learn something. Thank you so much, Dilip. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dilip ji. Yes. So education is very important और education के बिना यानी कि शिक्षा के बिना तो काम नहीं चलना है. ये बात तो हम भी जानते हैं, इसलिए आप देखिए कि हर साल एजुकेशन का लेवल बढ़ता भी जा रहा है और ये आपका भी दायित्व है. देखिए, दूरदर्शन अपना दायित्व निभा रहा है, हम ये बात पहुंचा रहे हैं, चाहे दिलीप जी के माध्यम से या आपके माध्यम से. आपका दायित्व ये बनता है कि आप भी समाज में इस तरह के मैसेज को लेकर के जाएं और जो पढ़ने में अभी या पढ़ाई नहीं कर रहा है या हिचकिचाते हैं, उनको अपना साथ दें, अपना सपोर्ट दें, जिससे शिक्षा हम बढ़ा सकें. तालियां एक बार जोरदार दिलीप जी के लिए. अच्छा, अगला सवाल मेरा आ तो 2024 वर्ष से ही रहा है, लेकिन इंडिया के एक स्टेट से जुड़ा हुआ आ रहा है. आपको मुझे स्टेट का नाम बताना है जिसने 2024 में, राज्य हम कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से उस राज्य को चुना गया. आपको मुझे उस राज्य का नाम बताना है. कौन सा राज्य है 2024 में जिसको प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ चुना गया? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अब तो आ जाओ सर, मतलब मैं हाथ खड़ा कर रही हूँ, यूं भी कर रही हूँ. मैम, भगवान ने सुन ली. खड़े हो जाइए, आप बताइए मैम. उत्तराखंड जहाँ पर अभी आपदा आके चुकी थी, वो है जो अपना ये अभी प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पर अच्छा काम करा है. और अभी मैं जस्ट अभी होके आई हूँ वहाँ पर केदारनाथ, और वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि मेरा मन कर रहा है दोबारा वहाँ जाने के लिए. अभी 15 दिन पहले ही होके आई हूँ. मैम, आप और लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम लोग भी एक बार देख कर. बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए ना. आप तो नेकी और चलिए. पूछ तो सब चलेंगे, लेकिन मैम अपना नाम बताइए प्लीज. मेरा नाम अनिता गुप्ता है. मैं संस्कृति सोशल क्लब की अध्यक्ष और फाउंडर मेंबर हूँ. मैं यहाँ अच्छा. पर थोड़ा सोशल वर्क करती रहती हूँ. बहुत बढ़िया मैम. सोशल वर्क भी करें आप और उत्तराखंड भी घूमें आप, और इस तरह से आप घूमते रहें और हमें भी घुमाते रहें. तालियां अनीता जी के एक बार जोरदार होनी चाहिए प्लीज, जोरदार. जी हाँ, उत्तराखंड को 2024 वर्ष में, जैसा कि अभी आपको अनीता जी ने बताया, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया.
और राज्य में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उसको जब सामने लेके आया गया, जब पता चला सरकार को, सरकार ने इनको ये अवार्ड किया है। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए प्लीज। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत गौरव यात्रा, भारत गौरव यात्रा किस मंत्रालय द्वारा यह शुरू करी गई, और आपको मुझे बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। किस मंत्रालय ने भारत गौरव यात्रा को शुरू किया और उसका उद्देश्य अगर आप मुझे बता देंगे कि क्या उद्देश्य है उसका। हाथ खड़े हो चुके हैं। ये लेट हुआ, पड़ोसी से पूछा नहीं पूछा, आज तो बड़ा थोड़ा लेट खड़ा हुआ, बट गर्ल्स के पास में नहीं आया हूं, गर्ल्स के पास आते हैं। आपका और लेट खड़ा हुआ था, सबसे पहले आपका खड़ा हुआ था। हाँ, अभी तो बोलोगे अवार्ड हाथ में, तो ये तो बोलना ही है जी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक जो मंदिर वगैरह है इनको बढ़ावा देना। अच्छा। धार्मिक स्थानों को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना है। हाँ। पक्का? नाम बताइए अपना। तनुजा शर्मा। तनुजा, क्या सही जवाब है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट सही है। तनुजा के लिए एक बार तालियां जोरदार हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। तनुजा, इस हंसी की वजह लग रहा था, डर लग रहा था कि अवार्ड जा रहा है। मन ही मन प्रार्थना हो रही थी, भगवान ये तू क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं हटा मैंने देखा यस, क्या बात है यार। लेकिन तालियां एक बार जोरदार हो जाए वापस से। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और बिल्कुल सही आपने बताया, पर्यटन मंत्रालय इनके द्वारा ये शुरू की गई है भारत गौरव यात्रा। और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्यटन मंत्रालय है, इनका ये भी उद्देश्य है कि सिर्फ इसी को बढ़ावा नहीं दिया जाए, बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई जाए कि इन स्थानों का वो ध्यान रखें, सार संभाल रखें, अपने नाम वहाँ पर ना गड़ियाएं। कितने लोग करते हैं ऐसा काम? मॉन्यूमेंट्स पे आते हैं, नाम गड़ जाते हैं, राजू वहाँ आए थे। आप लोग नहीं करते ना, हम लोग तो नहीं करते। तालियां हमारे लिए एक बार जोरदार हो जाएं भाई। देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी आती है। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी हमें दिलीप जी ने बताया कि जब वो इंडिया आते हैं तो वो ड्रास्टिक चेंजेस देखते हैं। जब भी जितनी बार भी आते हैं हमेशा चेंजेस देखते हैं। उसी चेंज में एक और चेंज बड़ा ही ड्रास्टिकली हुआ। हिंट तो मैंने अपने सवाल में आपसे ऑलरेडी दे दिया, लेकिन मैं सवाल फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ इस बारे में। हिंट क्या दिया कि वो है इंडिया में से ही, ये मैंने हिंट दे दी है। आपको मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पहला है सौर ऊर्जा से चलने वाला। आपको मुझे उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना है जो 100% सौर ऊर्जा पे रिलाय करता हो, डिपेंड करता हो। कोई स्टाइल, मतलब जोश नहीं। देखो अब ये हाथ में मैं नहीं आऊँगा क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ नहीं है। कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ हाथ चाहिए मुझे। ऊपर अड़ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी मैडम बताइए। कोचीन। एयरपोर्ट का नाम पता है आपको? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, कोचीन गए तो कोचीन इंटरनेशनल होगा, जयपुर गए तो जयपुर इंटरनेशनल। सिंपल सा सवाल, इतना टेंशन में क्यों आप? सर मत पूछो, मैं टेंशन में नहीं थी, आपने पूछ लिया। अच्छा अच्छा, नाम बताइए अपना। अर्चना यादव। अर्चना, तालियां हो जाए अर्चना के लिए जोरदार वाली। आप ही के लिए, आप ही के लिए। मतलब आप ये देखिए कि विश्वास भी नहीं हो रहा है, आंसर दे दिया, मैं अवार्ड दे रहा हूं, ये मेरे लिए। इतना भगवान मेरे पे कब से मेहरबान हो गया। हाँ हाँ, ये आप ही के लिए मैडम, आपने आंसर सही दिया है। तो तालियां एक बार अर्चना के लिए जोरदार हो जाए प्लीज। थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको इस के बारे में बताना चाहता हूं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपने बिल्कुल सही बताया, ये केरल राज्य में स्थित है और ये दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। सौर ऊर्जा मतलब बिल्कुल सोलर एनर्जी से संचालित है। आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें पंखे, लाइट्स, एयर कंडीशनिंग, जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसकी एनर्जी सोर्स क्या है?
सौर ऊर्जा। तो एक बार तालियां हमारे हिंदुस्तान के लिए होनी जोरदार वाली चाहिए। तो जब हम बात करते हैं सोलर यानी सौर ऊर्जा की, या हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो एक और शख्सियत हमारे बीच में आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर बिस्वजॉय चटर्जी, आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। तालियां जोरदार हो जाए प्लीज। बिस्वजॉय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रस्तुति कार्यक्रम में। मेरा सवाल सोलर एनर्जी पे नहीं है, मैं थोड़ा सा आपसे और क्रिटिकल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आप एक वाइस चांसलर हैं, बहुत सारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है। आज के टाइम पे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मेटावर्स की बात करते हैं, इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स की बात करते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट है, और अगर पॉजिटिव है तो किस तरह से आप बच्चों को प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं? देखिए, मेरे बात यहाँ पे टीचर्स शायद सुन रहे हैं, गार्जियन सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स शायद सुन रहे हैं जी। आप एक चीज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे कि क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, और एक तरीके के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आसानी से समझ नहीं पाते हैं। राइट। अब वो बच्चे जो आसानी से समझ जाते हैं, वो अगर नहीं भी समझे कुछ चीज़, एक दो चीज़ नहीं भी समझे, वो तो हाथ उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अपना सवाल पूछ लेते हैं। राइट। और जो बच्चे समझ नहीं पाते, थोड़ा पीछे रह जाते हैं, वो सवाल भी नहीं पूछते, ये सोच के कि मैं सवाल पूछूं, ये सवाल में कुछ गलती हो गया तो पीपल विल पॉइंट मी आउट, मुझे सब देखेंगे, हेजिटेट होते हैं वो। तो जबकि होना चाहिए ये कि एक क्लास के बाद सारे बच्चे एक ही जगह पे आ जाए। उल्टा होता है, जो बच्चे एक्चुअली ज़्यादा समझते हैं, अच्छा समझ जाते हैं, वो क्लास के बाद उसका लेवल ऊपर जाता है। राइट। और जो बच्चे कम समझते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्लास के बाद उनके लेवल और नीचे चले जाते हैं कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। वेरी ट्रू। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो हायर एजुकेशन में है वो है पर्सनलाइजेशन इन लर्निंग। व्हाट इज पर्सनलाइजेशन इन लर्निंग? मतलब बच्चा को उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा जिस तरीके से वो कंफर्टेबल है। आज की दुनिया में इतने सारे ऐप आ गए हैं कि जिस ऐप में आप दो सवाल आपसे पहले पूछेंगे, उस सवाल का आप जवाब दोगे, उस जवाब के बेसिस पे वो पूरा पर्सनलाइज्ड होके बाकी सारे क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से आएंगे। आपको जो सिखाएंगे, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, उसका लेवल होगा आपके सीखने के लेवल के बराबर। हाउ इज इट पॉसिबल? वो आपसे दो सवाल पूछ के आपका लेवल समझ गए। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन इन लर्निंग। तो हम लोग पर्सनलाइजेशन को ऐसे यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा यूज कर सकते हैं ऐसे कि बच्चों के पास मान लो एक AI असिस्टेंट रहे, अपने मोबाइल में भी रह सकता है, या फिर VR हेडसेट आ गया आज के दिन में, ऑक्यूलस हेडसेट हम बोलते हैं, उसके अंदर पर्सनल असिस्टेंट आ गया। तो बच्चा कुछ समझा नहीं तो वो उस पर्सनल असिस्टेंट को पूछेगा या पूछेगी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वो इक्विवेलेंट एक वीडियो उसको मोबाइल में दिखाया जाएगा उस चीज़ का, या उनके जो ऑक्यूलस हेडसेट पहने हुए उनके आंखों के सामने वो वीडियो चलेगा, तो उस वीडियो से उसका और क्लैरिफाइड हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस वीडियो को रोक सकते हैं, मैं ये जगह नहीं समझा, थोड़ा इस जगह को क्लैरिफाई करो। तो पर्सनल असिस्टेंट उसको क्लैरिफाई भी कर देगा कि हाँ इसका ये मतलब बनता है। तो दैट इज द बेस्ट वे, बेस्ट थिंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डूइंग, पर्सनलाइजेशन इन लर्निंग। उसी तरीके से पढ़ाओ जिस तरीके से बच्चा कंफर्टेबल हो। वेरी नाइस। तो एक बार तालियां सर के लिए जोरदार होनी चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि एडवांसमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो कितने पॉजिटिव एडवांसमेंट्स हैं। जैसे सर ने भी बताया कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक सोल्यूशन आप जा सकते हैं, उसको आप पॉज कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, एंड आई एम श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी आप इसको प्रैक्टिस करते होंगे, मैं देखता रहता हूँ। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। तो प्रश्नों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM, कोलकाता एंड जयपुर। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities.
UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल आ रहा है आपने जिसमें मुझे बताया था कि बहुत इंटरेस्ट है आपको, यानी देखा चेहरे कितने खिल गया, क्रिकेट। चलो तो क्रिकेट से एक सवाल ले लेते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि सन 2024 यानी वर्ष 2024 में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कौन से प्लेयर को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? कौन से प्लेयर है जिसको ये प्राप्त हुआ है? क्रिकेट के नाम पे तो देखिए आप, हाथ देखिए आप, बाकियों में थोड़ा कॉन्फिडेंस में तो आप देखो आप सर, पीछे मैं आ चुका हूं, आगे आ जाओ। कौन है ये? आपने बुलाया, गले लगे सर, बोले सर इधर आ जाओ, बोले सर इधर आ जाओ, बोले सर इधर आ जाओ। इतने प्यार से कोई बुला रहा है, जाना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं सब यही बोले, एक को चांस देना चाहिए। जी जी बताइए आप। रोहित शर्मा। आपके फेवरेट है? यस सर। सोच के बोला, बोल देता हूँ यस, सच में फेवरेट है? माता रानी की सौगंध होंगे। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। अशोक मंडोलिया। अशोक जी, रोहित शर्मा इन्होंने बताया है, क्या जवाब सही है? अरे फैन फॉलोइंग है अशोक जी यार, तालियां जोरदार हो जाए अशोक जी के लिए भैया। जी हाँ, भारतीय टीम से हमारे जो बल्लेबाज भी हम कह सकते हैं, वो कि बल्लेबाजी में बहुत अच्छे कह सकते हैं, वो हमारे टीम के कप्तान साहब रोहित शर्मा जी, जिनको इस साल 2024 में, जब हम बात कर रहे हैं 2024 की, इस साल में उनको ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। और ये क्यों नवाजा गया, कोई मुझे इसका, चलिए मैं इस पे अवार्ड देता हूँ, क्यों नवाजा गया इस पे अवार्ड, मैं ब्रीफिंग दूँ, आप लोग मुझे बताइए क्यों इस अवार्ड से इनको नवाजा गया। ट्राई करना कुछ चाहेगा? ट्राई कर लीजिए। ट्राई पे भी देखिए हाथ में मेरे अवार्ड है। 2 लोग ट्राई करना चाहेंगे, एक टोपी वाले भैया, एक बिना टोपी वाले भैया। पहले किसने हाथ उठाया था? आप तो बोलोगे लेकिन उन्होंने उठाया था। हाँ खुद ही बोला, उसने उठाया था। हाँ, अच्छी कैप्टेंसी और अच्छा प्रदर्शन करने। अच्छा प्रदर्शन किस में? इंटरनेशनल मतलब बैटिंग में करने के लिए दिया गया। सही है इनका जवाब? कुछ गैस है आपको या लगता है कि पता नहीं? सही होगा, आप ये बोल रहे हैं तो सही है। तो नाम बताइए अपना। अमान खान। अमान खान के लिए तालियां जोरदार। अमान, आपके जो आगे बैठे हुए जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, एक बार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। बताता हूं रीजन। ये तालियां इनकी ईमानदारी के लिए हैं। मैंने कहा आपने हाथ पहले खड़ा किया था, हाँ, फिर कहते हैं तो ईमानदारी के लिए तालियां, इसलिए मैंने बजवाई। तालियां जोरदार हो जाए प्लीज एक बार। चलिए एक और सवाल मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ ही लेने वाला हूं, तैयार हैं आप? 2024 से ही पूछ लेता हूं। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के अंदर ऐसे वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव 100s यानी सेंचुरीज बनाई हैं? लगातार 2 सेंचुरीज बनाई। ऐसे क्रिकेटर्स कौन हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव, समझते हैं आप, लगातार 2 सेंचुरीज बनाई T20 इंटरनेशनल में 2024 के अंदर ही? आगे से मात्र एक हाथ खड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब का हाथ खड़ा हो गया है। डॉक्टर साहब आपके पास नहीं आऊँगा मैं, आपके बाद अभी इस क्वेश्चन के बाद आता हूँ मैं। हाथ पहले, चले मैं पूछ लेता हूँ। गर्ल्स ट्राई करना चाहती हैं? आउट ऑफ द सिलेबस है क्वेश्चन, क्रिकेट का है, तो बोले आप मुझसे वो कौन सा सितोलिया वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता आप लोग बहुत पढ़ करके आए हैं। जी जी आप बताइए। संजू सैमसन। हाँ, और कोई है? आता हूँ, अभी ट्राई कर लेते हैं। ट्राई में कुछ जाता नहीं है ना?
बड़ा दुखी होके बोला ओके सर प्राइस तो ले गया, आप तो कह रहे हो जाता नहीं है, प्राइस जा रहा है सामने सामने से, तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा बोला जाता है। हाँ अरे आइए आइए खड़े होइए, क्या बात है, दाढ़ी देखिए आप, तालियां हो जाए एक बार यार आप हसीन चेहरों के लिए। हाँ, दूरदर्शन में इधर आने का तो कोई प्लान नहीं है ना, कहीं मेरी कुर्सी खतरे पे हो जाए? हाँ बताइए सर। सर एक तो संजू सैमसन और तिलक वर्मा। अच्छा, नाम बताइए अपना। इमरान खान। नाम देखिए आप, तो क्रिकेट से तो कहीं ना कोई जुड़ाव हो गई। तालियां जोर शोर वाली होनी चाहिए पूरी। अच्छा पहले मैं बताऊं, हाथ इन्होंने ही खड़ा किया था, मैं उधर चला गया था। आधा आंसर आपका कहां गए? ओ यू के बैठे हुए हो, तो आधा आंसर सही था। हालांकि मुझे पता है कि प्राइस आपका ही बनता है, लेकिन मैं पूरा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था, 2 खिलाड़ी, मैंने खिलाड़ियों बोला था ना, तो पूरा आंसर आता तो फिर बात बन जाती। इनका जवाब बिल्कुल सही है। और तिलक वर्मा जो आपने बताया, ये क्या बता सकते हैं आप किस टीम के अगेंस्ट? वो मजा आ जाएगा अगर आप बता दें तो, किस टीम के अगेंस्ट किया था? मैं आपके पास आके पूछता हूँ। ये इनको अवार्ड तो मिल ही चुका है, बट एक बार जानते हैं कि और कितनी डिटेल इनको पता है। जी, कौन सी टीम का अगेंस्ट बनाया था उन्होंने? साउथ अफ्रीका। साल कौन सा है? 2024। अरे तालियां जोरदार हो जाए भाई, बहुत बढ़िया। एक और हमारे बीच में अतिथि आए हुए जो हमारे मतलब की बात करने आए हैं। हमारे मतलब हमारे और हमारे, क्योंकि बात होनी है अब वेल्थ की, और वेल्थ आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या है? हेल्थ इज वेल्थ वाली वेल्थ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक और क्रिकेट प्रेमी, साथ ही साथ में डॉक्टर भी हैं आप, डॉक्टर आवेश सैनी। प्लीज जोरदार तालियों से डॉक्टर आवेश का हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर आवेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। हेल्दी लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हैं, और क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रही हैं? थोड़ा सा उसके बारे में हमें प्लीज़ बताइए। धन्यवाद अपलव फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ डॉक्टर की बात करने लग गया सब बोर हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने कुछ बातें कर ली। तो ड्यूरिंग जो अभी 20-25 साल पढ़ाई करी, अक्ल आई, चीज़ें देखी, करी, कंपटीशन देखा वर्ल्ड में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, वैसे मैं बता दूं पहले, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 22 साल की उम्र में कोई ना कोई कैरियर फाइनल करके उसमें परस्यू एज अ जॉब आप स्टार्ट कर देंगे, जो कि एवरेज एज बाहर कंट्रीज़ में 28 है। ये शायद ये फैक्ट पता नहीं था आपको। सो हमें जो पिलर्स ऑफ हमारी लाइफ हैं, 4 पिलर हैं इंडिया में जो हमें ज़्यादातर देखने होते हैं। पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। टैलेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट को हार्ड वर्क बीट करेगा हर जगह। 1% टैलेंट, 99% हार्ड वर्क, यू विल गेट थ्रू एवरीथिंग। ओके, सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? हार्ड वर्क। तो कभी भी हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जो नारायण मूर्ति साहब कह रहे हैं ना, 70 घंटे पर वीक काम करना है, और एक इंडियन CEO हमारे और है, वो 84 आवर्स पर वीक काम करने को कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमको अगर कहीं पहुंचना है तो इतना काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब काफ़ी जैसे बच्चे होते हैं सब, हमें तो समझ में ही नहीं आता, कोई टॉपिक है पर्टिकुलर नहीं आता, तो इसके 2 रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, रूल ऑफ 1000 आवर्स एंड रूल ऑफ 10,000 आवर्स। रूल ऑफ 1000 आवर्स, आप किसी भी टॉपिक फॉर जो आपका यहाँ पे, हम जैसे बच्चे बैठे हैं फिजियोथेरेपी के, मुझे बताया गया था। सो हमारे फिजियोथेरेपी में सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं रह गया, अब ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट स्पेशलाइजेशन हो गई अलग अलग, ठीक है। सो आपका जो टॉपिक, जो पर्सन आपको पसंद है वो आप पकड़ें। मैं नहीं कह रहा फिजियोथेरेपी, मैं किसी की हर टॉपिक की बात कर रहा हूँ। लाइफ में आप जो भी बनना चाहें वो टॉपिक लें, और उस टॉपिक को बांटें किसमें? 1000 घंटे के अंदर। रूल ऑफ 1000 आवर्स, आप 80% लोगों से ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। और रूल ऑफ 10,000 आवर्स, आप वर्ल्ड में सबसे एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके अंदर। जैसे जिस दिन 10,000 घंटे आपने पूरे कर दिए। अब इस बीच में हमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी डाइट। अभी आपने काफ़ी सुना होगा कि ऑर्गेनिक खाना खाएं, केमिकल्स कम लें। केमिकल्स से जो खेती बाड़ी हो रही है उस पर काफ़ी रोकथाम चल रहा है। स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं बैंगलोर में। देयर इज़ अ स्टार्टअप इन बैंगलोर जो आपसे बोलता है कि हमें हमारी ज़मीन है, खेत, वहाँ पे जाके आप आएँ और वो उसको हायर करें, एंड देन हम लोग आपको ऑर्गेनिक खाना वगैरह प्रोवाइड करेंगे।
तो यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ऑर्गेनिक खाने के तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारी डाइट ठीक होगी, हमारा ब्रेन अच्छा वर्क करेगा और हम आगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, दैट्स इट। एक बार तालियां जोरदार हो जाएं डॉक्टर आवेश के लिए। थैंक यू सो मच। तो अच्छा खाएं, अच्छे लोगों को सुने। आवेश मेरा नाम ले लेते। 1000 वाला जब आपने बात बोली थी तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता, लेकिन अच्छे लोगों से आप पढ़ाई करें, अच्छे लोगों की बात सुने, पढ़ाई भी करें और खाने पीने का भी ध्यान रखें। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए वापस से। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे अगला सवाल जो बताना है उसका सवाल ये है, जवाब आपको बताना है, सवाल तो मैं आपको बताऊंगा। भारत में 2024 में किस महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग परियोजना की शुरुआत की गई थी? अच्छा, लालच खत्म नहीं होता आदमी का, क्या करें, एक गोद में है, छोड़ करके हाथ फिर उठ रहा है। यहां से तो अभी मैं आया था ना, पूछा था मैंने, इधर से पूछ लिया है। आगे थोड़ा पूछ लेते हैं। गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी, इधर की गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी कम मिली है, इधर आता हूं मैं। हाँ, किससे पूछा जाए? चलो इनसे पूछते हैं, गर्ल्स को अभी आते हैं। ये बोला अरे वाह लॉटरी। हाँ, कोल्ड चेन परियोजना। नाम बताइए अपना। हरिओम नायक। हरिओम, सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो इंजीनियरिंग तो एक सब्जेक्ट है ही, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक और सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं एक और हमारे बीच में गेस्ट टाइम उनको बुलाना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव की। एक बार तालियां जोरदार हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गौरव। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप मुझे बस ये बताइए कि फिजियोथेरेपी में टेलीकम्युनिकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Telecommunication plays a very significant role with the integration of the new technologies. Telecommunication, since we are aware of all the telecommunication, it was started since the time of pandemic. जब pandemic start हुआ तो telecommunication का रोल काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि हम घर बैठे जो वीडियो कंसल्टेशन से पेशेंट्स को हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो है हम प्रोवाइड करा रहे थे। अब नाउ इन डेज देयर आर लॉट ऑफ द सेंसर्स, वेरिएबल डिवाइसेस, एक्सेलेरोमीटर्स एंड गायरोस्कोप्स। इससे क्या होता है कि हम पेशेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं कि हाउ इफेक्टिवली पेशेंट कैन परफॉर्म द एक्सरसाइज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम पेशेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि उसने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स करे। आजकल कई सारे तरह के स्मार्ट सेंसर्स आ गए, इंसोल्स आ गए, स्मार्ट इंसोल्स हो गए, जो कि हम पेशेंट्स के एंकल में हम इम्प्लांट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट्स कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है, उसका गेट पैटर्न क्या है, उसका प्लांटर प्रेशर कितना है, उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। और कुछ कस्टमाइज एक्सरसाइज प्लान्स होते हैं दैट कैन वी कैन प्रोवाइड टू द पेशेंट्स एंड फोकस्ड कि हाउ इफेक्टिवली पेशेंट कैन परफॉर्म द एक्सरसाइज। देयर आर लॉट ऑफ द एक्सेलेरोमीटर्स एंड gyroscopes which tracks the patients and monitoring the gait cycle. We can track the patient's gait cycle. There are multiple type of sensors which we placed on the patient on certain parts like ankle, hip, knee and all. So we can track the patient accessibility motions during the kinematic gait cycle. That's it. सर ने बोलना स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा पकड़ करके और ऑडियंस को बता दूंगा, लेकिन सर ने हेल्थ की बात करी, बहुत ही बढ़िया बात करी, तालियां। ऐसा हम भी करते हैं ना, शॉर्टकट में सोचते हैं कि बस निपट जाए, लेकिन अब समय हो चुका है एक सांस्कृतिक जो प्रेजेंटेशन है, परफॉर्मेंस है, उसको एंजॉय करने का। तो आइए चलते हैं और इंजॉय करते हैं ये अमेजिंग सा डांस परफॉर्मेंस जो लेके आ रहे हैं हमारे बीच में एक प्यारे प्यारे अमेजिंग आर्टिस्ट। तो चलिए और एंजॉय करते हैं।
तो बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो भी इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ ही आ रहा है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी के पास जाता हूँ। मोबाइल मैंने हाथ में क्यों लिया है? आपसे सवाल पूछने के लिए लिया है। आप भी लेते होंगे। आजकल वॉलेट लोग नहीं निकालते हैं, आजकल ये निकालते हैं ना पेमेंट के लिए, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो ये निकाल के पेमेंट करते हैं, मोबाइल निकाल के पेमेंट करते हैं? हाँ, तो मेरा सवाल जो आ रहा है उसी से जुड़ा आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि QR कोड जिस पे आप पेमेंट करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है, और QR कोड के बाद में आप क्या डालते हैं? पिन की फुल फॉर्म क्या है? QR तो बहुत सुना है, इसकी फुल फॉर्म भी होती है? एक हाथ उठाए, मैं एक ऑप्शन ही एक है, ऑप्शन ही एक है। घूम लिया मैं, घूम लिया। हाँ बताइए। क्विक रिस्पॉन्स, थोड़ा माइक अपने पास रख करके। हाँ अब बताइए। क्विक रिस्पॉन्स। और आगे पेन की? पेन पेंसिल नहीं, आप पिन डालते होंगे ना आगे, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ पिन डालते हैं आप? नहीं डालते QR कोड के बाद? हाँ, पिन की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। और कोई बताना चाहता है? डॉक्टर साहब बता रहे हैं, दिलीप जी बता रहे हैं, तो पहले किसने हाथ खड़ा किया पता नहीं? दिलीप जी ने। दे दो, कोई बात नहीं। हम सब भारतीय हैं, भारत में हम सब भाई बहन ही हैं, तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन आप में से कोई कौन आप बताना चाहते हैं? जी। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड QR ही सेड राइट? QR इज राइट। तो 2 अवार्ड बनते हैं, दोनों को दिया जाएगा। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। मुस्कुराया, प्रश्नोत्तरी में है। तालियां जोरदार हो जाए एक बार प्लीज। अवार्ड जो कैसे मैं अवार्ड देने जा रहा हूं, खुशी तो है लेकिन अरे खड़े हो करके मुस्कुरा करके इतना अवार्ड आया है, आधे आंसर में मिल गया। बहुत लोगों को मैंने नहीं दिया, उनका दुख उनसे पूछो। आधे आंसर वाला वो देखो, देख रही हूँ आंखें निगाहें मेरी तरफ, मेरा भी आधा आंसर था, भूलो मत। मूड की बात है, नहीं ऐसा नहीं है, आधा आंसर सही दिया था, बढ़िया दिया था। कोई नहीं, एक बार तालियां दोनों के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए प्लीज। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। मॉडर्नाइजेशन में एड कैंपेन्स हम लोग आए दिन आम तौर पे देखते रहते होंगे। मेरा सवाल कुछ उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि आधुनिक युग में क्वांटम कंप्यूटिंग का महत्व क्या है? देखा? अरे हाथ इसमें भी खड़े हो गए। हल्के हल्के हो रहे हैं, बैटरी हल्के हल्के थोड़ी सी चार्ज हो रही है। लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए आदमी को। सफलता की सीढ़ियां उसी से चढ़ता है वो। हाँ चलो इनसे पूछ लेते हैं, बताइए। जटिल गणनाओं के समाधान। जटिल गणनाओं के समाधान। आपका नाम बताइए। सुमंत सिंह। सही है जवाब सुमंत का। तालियां एक बार जोरदार हो जाए सुमंत के लिए, जोरदार वाली होनी चाहिए। जटिल गणनाओं का समाधान, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। अधिक तेजी से ये किया जा सके, और जिसमें कि क्या क्या, कुछ आपको पता है इसमें क्या क्या आती हैं? जटिल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है क्रिप्टोग्राफी, वित्तीय गणना, है ना, और क्या आता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये सब का उपयोग इसमें आता है। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए प्लीज। एक और पर्सनैलिटी हमारे बीच में आई हुई है, मैं आपसे उनको भी मिलाना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मधु की। डॉक्टर मधु के लिए एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए प्लीज। जब डॉक्टर लग जाता है मधु जी, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आदमी की वो होती है कि हेल्थ के बारे में बात किया जाए। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा आपसे अलग आ रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी। आम तौर पे लोग कंपेयर करते हैं योगा फिजियोथेरेपी, क्या ये एक ही चीज़ है?
हमारे ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेंगे, और अगर ये डिफरेंट है तो किस एस्पेक्ट्स में देखें हम? देखिए, मैं सबको बताना चाहूँगी कि योगा और फिजियोथेरेपी बिल्कुल ही अलग चीज़ है। योगा की जब मैं बात करती हूँ तो योगा में आप पूरे शरीर की जो है व्यायाम करते हैं, अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक्स वहाँ पर सिखाई जाती है और मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाई जाती है। जबकि जब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, फिजियोथेरेपी में हमारा अप्रोच रहता है टुवर्ड्स द पेशेंट सिम्टम। जो पेशेंट हमारे पास तकलीफ़ें लेकर आया है उसके लिए हम बिल्कुल अलग एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट पेशेंट का, आप अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसी पेशेंट की अगर सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी से पहले भी हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, सर्जरी के बाद भी उसको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। योगा और फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा अंतर है एंड आई वुड लाइक टू अवेयर एवरीवन कि आप समझिए, कोशिश करिए समझने की कैसे योगा और फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। तो तालियां इसलिए हमारे को जोरदार बजानी चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमसे साझा होती हैं, और फिर तालियों में कंजूसी। जोरदार एक बार तालियां हो जाए प्लीज। तो प्रश्नों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, कोलकाता एंड जयपुर। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो वापस जो मैं पूछने वाला था नहीं पूछा, अब पूछ लेता हूं, वो वाला आ रहा है। आपको मुझे बताना है एरियल का मतलब क्या होता है। चलिए बता देता हूं। एरियल का मतलब तो आपको पता हो या नहीं, हाथ खड़े कर दें। मैं एरियल विज्ञापन की बात कर रहा था क्योंकि मैंने बोला था एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, बहुत सारे नए नए तरीके आ गए हैं। कंफ्यूज हो गया मैं, इधर से भैया के पास आता हूँ। ये तो उदास क्यों, क्या हुआ? स्माइल स्माइल करो, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ, हेलीकॉप्टर से विज्ञापन। हेलीकॉप्टर से क्या होता है? विज्ञापन करना। ओह, हेलीकॉप्टर से विज्ञापन करना, ठीक है। बैठ जाइए, आता हूँ आपके पास में। हो सकता है आपका जवाब सही हो। और क्या बताना चाहता है? अब मैं आ जाता हूँ आपके पास में, यहीं से बोलता हूँ जी। हवाई विज्ञापन। हवाई विज्ञापन, ड्रोन वगैरह। हेलीकॉप्टर भी हो सकता है लेकिन स्पेसिफिकली हवाई तरीके से करना। नाम बताइए अपना। प्रियांशु यादव। प्रियांशु। तो जवाब उनका भी सही था लेकिन पार्शल सही था, एग्जैक्ट सही नहीं था। आपका सही है। तालियां एक बार प्लीज जोरदार हो जाए इनके लिए। आपका जवाब मतलब टेक्निकली तो सही था हेलीकॉप्टर, लेकिन वो एक पार्ट आपने बताया, एग्जैक्ट नहीं बता पाए। हवा में जो भी, जैसे उन्होंने बताया, ड्रोन भी हो सकता है, बलून भी हो सकता है, एयर बलून भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये अवार्ड नहीं दिया, लेकिन जवाब बिल्कुल सही है। एक बार तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, मतलब अगले सवाल की तरफ। दूसरा मतलब इससे अगला, ठीक है। मैं क्यों ना इंजीनियरिंग से ले लूं और बड़ा इजी सवाल ले लेता हूं, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बता पाएंगे। आपको मुझे बताना है कि सिविल इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों करना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग? अबे ये सवाल में कम हाथ, क्यों करना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग? हाँ हाँ हाँ, वो पूछ रहा है, बोले हाँ बता बता जल्दी बता। इसलिए मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो मैं आ जाता, आप पूछ रहे थे। हाथ कॉन्फिडेंटली खड़ा नहीं है। लालच बुरी बला है, नहीं पालना चाहिए आदमी को। किससे पूछूं? ये बाद में हाथ खड़ा किया है, अभी पूछ के खड़ा किया है। यहाँ आ जाता हूँ मैं गर्ल्स के पास में। कॉन्फिडेंटली किसका हाथ लग रहा है खड़ा हुआ? अब देखिए हाथ, देखिए ऐसे था, ऐसे हो गया, बस खड़े होने वाले। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो बच्ची प्यारी सी लग रही है, इससे पूछते हैं। बताओ बताओ बेटा। निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के लिए। नाम बताइए अपना। पलक सोकरिया। पलक, पलक और पलट,
मगर पलक अलग होता है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए पलक के लिए। जी हाँ, बहुत सी तरीके की इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर साइंस में भी होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, कम्युनिकेशन में होती है, सिविल इंजीनियरिंग जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए इस तरह की इंजीनियरिंग होती है। 4 साल की ये डिग्री होती है। इसके बाद में निर्माण आप कर सकते हैं, आप उसके लिए एक्सपर्ट बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। ताली एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं सवाल पूछता जाऊं और ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, थोड़े से गुस्से वाले चेहरे भी मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, देखता रहूं, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। जाते जाते एंजॉय करते हैं एक और सांस्कृतिक आपके बीच में आती हुई परफॉर्मेंस। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और फिर मिलेंगे आपसे।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, कोलकाता एंड जयपुर।